सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे नेट जेआरएफ पेपर सेकंड जिसका नाम है होम साइंस। इसके साथ ही एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर फर्स्ट जिसका नाम है एडवांस स्टडी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट सेकंड। तो आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है आपका प्रौढ़ावस्था या फिर एडल्टहुड। तो आज की क्लास में हम देखेंगे कि प्रौढ़ावस्था हम किसे कहते हैं और इस शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है। इसके साथ ही जानेंगे कि प्रौढ़ावस्था को कितने भागों में बांटा गया है, प्रौढ़ावस्था की विशेषताएं क्या हैं और प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य क्या हैं। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे प्रौढ़ावस्था का अर्थ, मीनिंग ऑफ एडल्टहुड। जो प्रौढ़ावस्था इसको अंग्रेजी में एडल्टहुड कहा जाता है और एडल्ट जो शब्द है इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एडल्टस से हुई है जिसका अर्थ है संपूर्ण शक्ति व आकार में बढ़ना। जो एडल्ट शब्द है इसकी उत्पत्ति जो हुई है वो लैटिन भाषा के शब्द एडल्टस से हुई है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण शक्ति व आकार में बढ़ना। तो जो प्रौढ़ावस्था होता है इसमें जो बालक होता है या व्यक्ति होता है वह संपूर्ण शक्ति व आकार में बढ़ चुका होता है। प्रौढ़ावस्था को परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है जिसका अर्थ होता है परिपक्व व्यक्ति वह है जिसने अपनी वृद्धि पूर्ण कर ली है। इसमें ये बताया गया है कि प्रौढ़ावस्था जो होती है इसको परिपक्वता की अवस्था भी कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है या बालक होता है वो अपनी संपूर्ण वृद्धि को प्राप्त कर लेता है। चलिए अब हम जान लेते हैं प्रौढ़ावस्था की आयु सीमा। जो प्रौढ़ावस्था है इसका जो वर्गीकरण है इसमें मनोवैज्ञानिक एक मत नहीं है। अलग-अलग मनोवैज्ञानिकों ने प्रौढ़ावस्था को अलग-अलग वर्गों में विभाजित किया है। तो चलिए हम देख लेते हैं। सामान्यतः यह अवस्था मनोवैज्ञानिकों के अनुसार 20 से 21 वर्ष से आरंभ होकर के 60 वर्ष तक चलती है। जो सामान्यतः जो वैज्ञानिक मानते हैं तो ये जो प्रौढ़ावस्था होती है इसका आरंभ 20 या 21 वर्ष से शुरू होकर के 60 वर्ष तक चलता है। प्रौढ़ावस्था को निम्नलिखित उपावस्थाओं में बांटा गया है जो इस प्रकार है। जो प्रौढ़ावस्था होती है यह एक लंबी अवस्था होती है जिसकी कई उपावस्थाएं होती हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं प्रारंभिक या पूर्व प्रौढ़ावस्था। यह लगभग 20-21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की आयु होती है। इस अवस्था में शारीरिक व मानसिक परिवर्तन जो प्रजनन क्षमता के ह्रास के साथ दिखाई देते हैं। ये जो प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था होती है ये 20 या 21 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक की मानी गई है। इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है उसका शारीरिक व मानसिक और प्रजनन क्षमता में धीरे-धीरे ह्रास होने लगता है जो कि स्पष्ट अभी दिखाई नहीं देता है। इसके बाद की जो अवस्था आती है वो होती है मध्यावस्था। ये 40 वर्ष से आरंभ होकर के 60 वर्ष तक मानी गई है और कुछ विद्वान इसको 45 से लेकर के 60 वर्ष तक मानते हैं और कुछ इसको 40 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक मानते हैं। इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है वो शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाता है या फिर शारीरिक और मानसिक क्षमता में जो गिरावट होती है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है मध्यावस्था में। मध्यावस्था को मिडिल एज भी कहा जाता है। इसके बाद की जो अवस्था होती है उसको उत्तर प्रौढ़ावस्था या लेट एडल्टहुड भी कहा जाता है। यह 60 वर्ष के बाद की आयु मानी जाती है। इस आयु में शारीरिक व मनोवैज्ञानिक गिरावट तीव्र गति से होती है। इसमें जो शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होता है वो बहुत ही तीव्र गति से होता है। इसमें स्मरण क्षमता का ह्रास हो जाता है और जो शारीरिक क्षमता होती है उसमें कमी आ जाती है। सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो भी क्षीण हो जाती है। व्यक्ति का जो शरीर होता है वो दुर्बल और कमज़ोर हो जाता है, मांसपेशियाँ शिथिल हो जाती हैं। तो इस तरह के जो लक्षण होते हैं वो उत्तर प्रौढ़ावस्था में दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्रौढ़ावस्था की विशेषताएँ कि प्रौढ़ावस्था में कौन-कौन सी विशेषताएँ दिखाई देती हैं और इसमें
एक आपका महत्वपूर्ण कथन आता है एरिक्सन का, जो एरिक्सन है उन्होंने प्रौढ़ावस्था को पारथम्य संकट की अवस्था कहा है, क्योंकि इसमें जो प्रौढ़ होता है वो अपने जीवन को नए सिरे से प्रारंभ करता है, इसलिए इस अवस्था को पारथम्य संकट की अवस्था कहा गया है। और ये पारथम्य संकट की अवस्था एरिक्सन के द्वारा प्रौढ़ावस्था को कहा गया है। इस तरह का स्टेटमेंट भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। हो सकता है पूछ लिया जाए कि पारथम्य संकट की अवस्था प्रौढ़ावस्था को किसने कहा है? तो इसका उत्तर होगा एरिक्सन ने प्रौढ़ावस्था को पारथम्य संकट की अवस्था कहा है। चलिए प्रौढ़ावस्था की विशेषताओं को जान लेते हैं। पहली विशेषता है सुव्यवस्थित या ज़िम्मेदारियों और कर्तव्यों की अवस्था। ये जो प्रौढ़ावस्था होती है इसमें ज़िम्मेदारियाँ और कर्तव्य बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस अवस्था के प्रारंभ होते-होते ज़्यादातर जो किशोर होते हैं या फिर बालक होते हैं अ, उनका विवाह वगैरह हो जाता है, जिसके कारण उनकी ज़िम्मेदारियाँ और कर्तव्य में वृद्धि हो जाती है, या फिर ज़िम्मेदारियाँ और कर्तव्य बढ़ जाता है, या उनके उत्तरदायित्वों में भी वृद्धि हो जाती है। अगला है उपलब्धियों की आयु। ये जो अवस्था होती है प्रौढ़ावस्था, इसमें जो बालक होता है वो अपने जीवन की उपलब्धियों को प्राप्त करने में सफल हो जाता है, या फिर जो सफल बच्चा नहीं हो पाता है वो आजीवन कष्ट का सामना करता है। अगला है संतानोत्पत्ति की अवस्था। जो प्रौढ़ावस्था होती है यह संतानोत्पत्ति की अवस्था होती है, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होता है उसका विवाह हो जाता है। विवाहोपरांत संतानोत्पत्ति हो जाती है, इसलिए जो प्रौढ़ावस्था होती है इसको संतानोत्पत्ति की अवस्था भी कहा जाता है। अगला है संवेगात्मक तनाव की अवस्था। संवेगात्मक तनाव की अवस्था जो प्रौढ़ावस्था होती है ये जो है संवेगात्मक तनाव की अवस्था भी कही जाती है, क्योंकि इसमें जो प्रौढ़ होता है उसको नए व्यक्तियों के साथ समायोजन स्थापित करना पड़ता है, जिसके कारण वो तनाव का अनुभव करता है। इसलिए प्रौढ़ावस्था को संवेगात्मक तनाव की अवस्था भी कहा जाता है। सामाजिक अलगाव की अवस्था। जो प्रौढ़ावस्था होती है इसे सामाजिक अलगाव की अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि इस अवस्था में जो बालक होता है उसकी शादी हो जाती है, जिसके कारण वह अपने परिवार को अधिक समय देने लगता है, और जो उसके सामाजिक संबंध होते हैं उस पे वो थोड़ा-सा कम ध्यान देता है, या फिर अपने मित्रों से थोड़ा-सा अ, अलग हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को सामाजिक अलगाव की अवस्था भी कहा जाता है। अगला है मूल्य परिवर्तन की अवस्था। इस अवस्था में जो व्यक्ति होता है उसके मूल्य जो होते हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। इससे पहले जो किशोरावस्था में बालक था तो उसके मूल्य कुछ अलग तरीके के थे, लेकिन जब वो प्रौढ़ावस्था में पहुँचता है तो उसके मूल्यों में परिवर्तन हो जाता है, चाहे वो उसके सामाजिक मूल्य हों, धार्मिक मूल्य हो, राजनैतिक मूल्य हो, तो रुचि संबंधी मूल्य हो, इसमें परिवर्तन देखा जाता है प्रौढ़ावस्था में। ये किशोरों की अपेक्षा कुछ अलग तरीके के मूल्य इस अवस्था में विकसित हो जाते हैं। अगला है समायोजन की अवधि। जो प्रौढ़ावस्था होती है इसको समायोजन की अवधि या फिर समायोजन का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो प्रौढ़ होता है उसको अपने पत्नी के साथ समायोजन करना पड़ता है और अपने बच्चों के साथ समायोजन करना पड़ता है, माता-पिता के साथ भी समायोजन करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो अवस्था अपने व्यवसाय के साथ भी समायोजन करना पड़ता है, इसलिए इस अवस्था को समायोजन की अवस्था भी कहा जाता है। अगला है अस्थिरता की अवधि या फिर अस्थिरता का काल। जो प्रौढ़ावस्था होती है इसको अस्थिरता की अवधि भी कहा गया है, क्योंकि इसमें जो प्रौढ़ होता है अगर वह तनावग्रस्त रहता है तो वह खुद को अस्थिर पाता है, इसलिए इस अवस्था को अस्थिरता की अवधि भी कहा जाता है। रचनात्मक अवधि। अगला पॉइंट है रचनात्मक अवधि। जो प्रौढ़ावस्था होती है ये रचनात्मक अवधि होती है, क्योंकि इसमें जो प्रौढ़ होता है वो अपने रुचि के अनुसार कार्यों को करता है और उसके अंदर जो भी रचनात्मक क्षमता होती है उसको विकसित करने का प्रयास वो करता है। इसलिए जो प्रौढ़ावस्था होती है इसको रचनात्मक अवधि भी कहा जाता है।
अगला देखेंगे, अभी हमने देखा कि प्रौढ़ावस्था की कौन-कौन सी विशेषताएँ हैं, इसके बाद हम देखेंगे प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य कौन-कौन से हैं। तो चलिए हम प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्यों को देख लेते हैं। पहला कार्य है जीवन साथी का चुनाव करना। इस प्रौढ़ावस्था में जो बालक होता है या फिर बालिका होती है, वो अपने जीवन साथी का चुनाव कर लेते हैं कि मुझे किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है, कब करनी है। इन सारी चीज़ों का जो निर्धारण होता है, वो प्रौढ़ावस्था में हो जाता है। इसलिए इस अवस्था को जीवन साथी के चुनाव की अवस्था भी कहा जाता है या फिर इसमें जो विकासात्मक कार्य होता है, तो उसमें आपका आता है जीवन साथी का चुनाव। अगला है जीवन साथी के साथ रहना। प्रौढ़ावस्था में जब प्रौढ़ अपने जीवन साथी का चुनाव कर लेता है, तो इसके बाद उसको अपने जीवन साथी के साथ रहना भी पड़ता है, तो ये जो है प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य के अंतर्गत आता है। अगला है परिवार की शुरुआत करना। प्रौढ़ावस्था में जो प्रौढ़ व्यक्ति होता है, वह अपने परिवार की शुरुआत कर देता है, क्योंकि इसमें उसकी शादी हो जाती है, इसके बाद पहले बच्चे का आगमन हो जाता है, तो इसको परिवार की शुरुआत करना भी कहते हैं। ये जो है प्रौढ़ावस्था का विकासात्मक कार्य होता है। अगला है बच्चों का पालन-पोषण करना। प्रौढ़ावस्था में ज़्यादातर लोगों के बच्चे हो जाते हैं और बच्चों का पालन-पोषण करना प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्यों के अंतर्गत आता है। उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनकी देखभाल करना, उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, ये सारी चीज़ें आपकी प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्यों के अंतर्गत आती है। अगला है व्यवसाय प्रारंभ करना प्रौढ़ावस्था में। अगर जो किशोरावस्था में कोई व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर पाता है, तो प्रौढ़ावस्था तक वो अपने व्यवसाय का प्रारंभ कर देता है, क्योंकि उसकी ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं और ज़िम्मेदारियों का निर्वाह करने के लिए उसको आर्थिक रूप से सुदृढ़ होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि पत्नी के साथ-साथ बच्चों की भी ज़िम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है, तो इसलिए वह आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर रहना चाहता है, जिसके लिए वो अपना व्यवसाय प्रारंभ कर देता है। अगला है नागरिक दायित्व ग्रहण करना। इस अवस्था में जो प्रौढ़ होता है, उसके क्या नागरिक दायित्व हैं, उसको वो धीरे-धीरे ग्रहण कर लेता है कि उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, क्या कर्तव्य है परिवार के प्रति, समाज के प्रति और राष्ट्र के प्रति। तो इन सारे दायित्वों को वो प्रौढ़ावस्था में ग्रहण कर लेता है। अगला है घर की व्यवस्था करना। प्रौढ़ावस्था का जो विकासात्मक कार्य होता है, उसमें घर की व्यवस्था करना भी होता है कि मेरे घर में किन व्यक्तियों को किन-किन चीज़ों की आवश्यकता है और बच्चों को किस तरह की शिक्षा देनी है, उनको किस तरह का भोजन देना है, किस तरह के वस्त्र उपलब्ध कराने हैं, आदि सारी जो ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, ये प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्यों के अंतर्गत आती है और घर की व्यवस्था करना भी उसी में शामिल होता है। घर की व्यवस्था के अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये रहे प्रौढ़ावस्था के विकासात्मक कार्य। आज की क्लास में हमने प्रौढ़ावस्था के अर्थ को जाना, प्रौढ़ावस्था का जो समय है ये कब से कब तक है इसको भी जाना और इसके साथ ही प्रौढ़ावस्था की क्या विशेषताएँ हैं इसको जाना और प्रौढ़ावस्था के जो विकासात्मक कार्य हैं मुख्य रूप से उसको भी जाना। ये क्लास आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये अभी आप लोगों का एमए का पेपर होने वाला है। तो जो बच्चे 3rd सेमेस्टर में हैं होम साइंस के और जिनका ब्रांच ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसके साथ ही नेट जेआरएफ में भी पेपर 2nd होम साइंस में ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत एक टॉपिक आता है, जीवन चक्र विक